बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल पर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द और बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड की जाए। स्टडी रिलेटेड चैनल है तो स्टडीज़ की वीडियो यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। 10th केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियोस सबसे पहले और सबसे जल्दी। 10th केमिस्ट्री में से एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स का लास्ट लेक्चर हुआ था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आर्हीनियस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट देखा था। बिलाशुबा आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था, सबसे पहली डिफरेंशिएशन थी एसिड्स और बेसिस में। लेकिन उस बेस प्राइमिटिव या बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर या बेसिक थ्योरी के अंदर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के अंदर कर सकता था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जिनके अंदर एच या ओ एच आइन नहीं मौजूद होता। दूसरा कॉन्सेप्ट जो पेश किया गया उसे ब्रॉन्स्टेड लॉरिका का नज़रिया कहते हैं। इसमें 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लॉरी ने इनफरादी तौर पर एक नज़रिया पेश किया। इनफरादी तौर पर दोनों ने नज़रिया पेश किया जिसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी इसको इनफरादी तौर पर पेश की। इस नज़रिए के मुताबिक एसिड वो शय है जो मॉलिक्यूल या आयन है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है, यानी कि H प्लस या प्रोटॉन कोई चीज़ जो रिलीज़ कर दे अपने अंदर से वो चीज़ एसिड कहलाती है। और हर वो चीज़ है जो दूसरी चीज़ का रिलीज़ शुदा प्रोटॉन या H प्लस जो है उसको कबूल कर लेती है। रिजल रिएक्शन में HCl एक एसिड है जबकि NH3 एक बेस के तौर पर काम करती है। इस रिएक्शन को देखिए ज़रा, HCl जमा NH3 किया तो जो HCl है इसमें से H रिमूव हो जाएगा और वो H जो है वो प्रोटॉन वो आ जाएगा NH3 के अंदर। NH3 और एक H आ जाएगा तो ये NH4 हो जाएगा और Cl जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके साथ से जो मौजूद H था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह जब HCl पानी में सॉल्युबल होता है तो HCl एक एसिड और H2 एक बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। मसलन एसिड अगर है जो HCl है तो उसके साथ H2O जब हम मिक्स करेंगे तो HCl में से H रिमूव होके H2O के पास चला जाएगा और H3O पॉजिटिव हो जाएगा और Cl हमेशा की तरह नेगेटिव हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है जो कि एक प्रोटॉन देता है जबकि H2O एक बेस है जो कि प्रोटॉन कबूल करती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ H पॉजिटिव रिलीज़ करती है वो एसिड है और जो चीज़ H पॉजिटिव कबूल करती है वो बेस है। रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव आइन बेस है क्योंकि ये एसिड H3O पॉजिटिव आइन से प्रोटॉन कबूल करता है। अब देखें ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर जिस चीज़ के पास H की यानी कि प्रोटॉन की कमी होगी वो चीज़ बेस कहलाएगी और जिस चीज़ के पास H की ज़्यादती होगी प्रोडक्ट के अंदर वो कंजुगेट एसिड कहलाएगी क्योंकि वो H दे सकती है और जो पहले एसिड था वो अब बेस बन चुका है क्योंकि उसके पास H की कमी हो चुकी है, कंजुगेट बेस बन चुका है। Cl नेगेटिव जो है ये HCl का कंजुगेट बेस कहलाता है और H3O पॉजिटिव जो है ये आयन H2O का कंजुगेट एसिड कहलाता है। इसका मतलब ये कि हर एसिड का कंजुगेट बेस और हर बेस का कंजुगेट एसिड बनाती हैं। इसी तरह एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है। इस पेयर का मतलब एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा करके रखना। डेफिनेशन देख लें जी, कंजुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है जबकि कंजुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। ठीक हो गया जी। कंजुगेट एसिड हमेशा बनेगा जब बेस एक इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेगा और कंजुगेट बेस हमेशा तब बनेगा जब एक एसिड प्रोटॉन दे देगा। बस कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। ये एसिटिक एसिड देख लेते हैं। जब इसको पानी में हल करेंगे तो CH3COO नेगेटिव हो जाएगा और H3O पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि H3O पॉजिटिव जो है ये H2O बेस का कंजुगेट एसिड है और CH3COOH जो है ये CH3COO नेगेटिव जो है ये कंजुगेट बेस है CH3COOH एसिटिक एसिड का। इस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र के लिए इकट्ठा काम करते हैं। ट्रांसफ़र जब भी होगा तो एक चीज़ से ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन एसिड से ट्रांसफ़र होगा और बेस के अंदर शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक एसिड यानी कि प्रोटॉन दहिंदा के तौर पर सिर्फ उस वक्त एक्ट कर सकती है जब इसके मुकाबले में कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन कबूल करने के लिए हो, यानी कि एक चीज़ जब इलेक्ट्रॉन देगी वो सिर्फ उसी सूरत में इलेक्ट्रॉन दे सकेगी जब दूसरी साइड पर या उसके साथ मौजूद होगी चीज़ इलेक्ट्रॉन कबूल करने के लिए। बस एक ही शय बतौर एसिड या बेस रिएक्ट कर सकती है, लेकिन इन्हिसार करता है कि इसके साथ रिएक्शन करने वाली चीज़ क्या है। यानी कि एक चीज़ जो है वो एसिड के तौर पर भी काम कर सकती है और बेस के तौर पर भी काम कर सकती है,
डिपेंड करता है कि उसके साथ रिएक्शन किस चीज़ का करवाया जाए। अगर एक एसिड है और उसके साथ रिएक्शन करने वाली चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एसिड के तौर पे काम करेगा। अगर साथ रिएक्ट करने वाली चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो या तो रिएक्शन होगा ही नहीं, या फिर रिएक्शन जो है वो जो पहले हमारे पास एसिड मौजूद है वो एज अ बेस काम करेगा। यहाँ पर देखें जी H2O प्लस NH3 में H2O जो है वो कैसे काम कर रहा है जी। H2O NH3 को एक H दे रहा है और ख़ुद OH नेगेटिव में तब्दील हो रहा है। ठीक है जी। दूसरे साइड पे जब दूसरा रिएक्शन होगा तो यही H2O जब हमने किसी एसिड के साथ मिलाया था तो उस एसिड का इसने H ले लिया था। यहाँ पर देखें ज़रा, इस एसिड के अंदर क्या हुआ, जब एसिड के अंदर हमने H मिलाया, H2O मिलाया, तो उसने क्या किया, उस एसिड का H एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर जब हमने उसके इस बेस के साथ मिलाया तो उसने उस बेस के अंदर H शामिल कर दिया, यानी कि एक्ट एज अ एसिड। तो ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके एम्फोटेरिक कंपाउंड कहलाती है, या एम्फोटेरिक कहलाती है। यह मुशाहिदा है कि कुछ चीज़ें प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी एसिड के तौर पर एक्ट करती हैं, मसलन SO3 नेगेटिव, SO3। इसी तरह CaO बेस के तौर पर एक्ट करती है, लेकिन ये प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती। यही दो वजूहात हैं जो एसिड और बेस के इस नज़रिए को भी महदूद कर देते हैं, यानी कि SO3 और CO वगैरह जो है इनकी स्पेसिफिसिटी को ये जो है ये नज़रिया साबित नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखें, ये एक टेबल है, टेबल 10.2। इसके अंदर क्या है, HNO3 को जब हम H2O के अंदर मिलाएंगे तो ये H2O क्या करेगा, इस HNO3 से रिलीज़ होने वाला H कबूल कर लेगा। H2SO4 को जब भी H2O में मिलाएंगे तो इस H2SO4 में से एक H रिमूव हो जाएगा, ये HSO4 नेगेटिव रह जाएगा और एक H जो है ये H2O में शामिल हो जाएगा। HCN प्लस H2O में जो H है CN के साथ, ये CN नेगेटिव हो जाएगा और H जो है ये H2O में शामिल हो जाएगा। CH3COOH में जब H2O शामिल करेंगे तो CH3COO नेगेटिव बन जाएगा और H3O पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक H चला जाएगा। H2O प्लस NH3 करेंगे तो अब क्या होगा, NH3 जो है ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसका H2O का एक H कबूल कर लेगा, तो ये NH4 पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। 3CO3 नेगेटिव जो है इसमें क्या होगा, H2O पॉजिटिव जो है इसका एक H HCO3 के पास चला जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा। HCl और HCO3 का जब रिएक्शन होगा, अब ये कार्बोनिक एसिड है, ये जो HCO3 है, और जब इसका रिएक्शन होगा HCl के साथ तो H2CO3 बन जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन करेगा जब भी HCl के साथ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा और ख़ुद कंजुगेट बेस बन जाएगा जी। ये मिसालें लिखी गई हैं जी, ये जितनी हमने मिसालें यहाँ पर बनाई कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की, हम सारी मिसालें यहाँ पर पुट कर देंगे। चलें जी, आगे है लीविस कॉन्सेप्ट। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है जी इस चैप्टर का, लीविस का एसिड और बेस का नज़रिया। आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड नज़रियात सिर्फ इन अशिया तक महदूद हैं जो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल थे, जबकि GN लेविस ने 1923 में जो है वो एसिड और बेसिस का अमूमी और वसी तस्वर पेश किया। इस तस्वर के मुताबिक एसिड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है, यानी कि ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपने अंदर आने दे या अपनी तरफ उसकी कशिश आने दे, जबकि बेस एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सके। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दे सके वो बेस है, जबकि ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन कबूल कर सके वो चीज़ इलेक्ट्रॉन वो एसिड कहलाती है। यानी कि बेस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है और जो इलेक्ट्रॉन है जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। मिसाल के तौर पर अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला जो रिएक्शन है, अगर इसको देखा जाए, यहाँ पर NH3 के अंदर हमें एक लोन पेयर नज़र आ रहा है, एक जोड़ा नज़र आ रहा है। यही लोन पेयर जो है ये क्या होगा, ये BF3 के पास चला जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो इस हवाले से जो अमोनिया है ये बेस है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक एसिड है। केटाइन लीविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर H पॉजिटिव और NH3 के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो NH3 का लोन पेयर जो है वो H के पास चला जाएगा, तो H जो है वो क्या हो जाएगा, NH3 जो है ये अमोनिया एक बेस के तौर पर काम करेगी और H जो है वो एज आ बेस काम करेगा। नहीं, अमोनिया एक बेस के तौर पर, H जो है वो एसिड के तौर पर काम करेगा। किसी भी लीविस एसिड बेस रिएक्शन की एक प्रोडक्ट होती है कि प्रोडक्ट सिंगल होती है। जब भी लीविस एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो उसके अब तक जितने भी हमने रिएक्शन किए हैं, हमने जो है वो आर्हीनियस के या हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी की रिएक्शन किए थे, तो उनके अंदर दो प्रोडक्ट हासिल होती थी, दो चीज़ें बनती थी। जबकि लीविस एसिड या बेस का जब भी प्रोडक्ट होती है तो उसकी प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट होती है, यानी कि दो चीज़ें मिलकर एक बड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसको एडक्ट कहते हैं। बस लीविस के तस्वर के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने या कबूल करने की वजह से होता है। जब भी एडक्ट रिएक्शन होगा, इसकी एक और डेफिनेशन ये है, एडक्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र है या लोन पेयर ट्रांसफ़र है, उसके नतीजे में बनने वाला रिएक्शन जो है उसमें जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रही है वो चीज़ है इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो बेस है, जबकि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है वो एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने वाले एसिड, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बेस हैं। बस कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन का अनशेयर्ड पेयर रखती हो यानी कि लोन पेयर रखती हो वो लीविस बेस के तौर पर काम कर सकती है। कोई भी शय जो खाली ऑर्बिटल रखती हो और इलेक्ट्रॉन का पूरा जो है वो पेयर कबूल कर सकती हो वो लीविस एसिड के तौर पर काम कर सकती है। लीविस एसिड और बेस की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। लीविस एसिड, लीविस के तस्वर के मुताबिक मंदरजा झैल अशिया लीविस एसिड के तौर पर काम कर सकती हैं, मसलन FeCl3, AlCl3 और BF3। अब इन तीनों चीज़ों के अंदर ना तो H मौजूद है, H तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर इसको हम लोग जो है वो लीविस अपना ब्रोंस्टेड लॉरी के मुताबिक तकसीम नहीं कर सकते। और ना ही H और OH मौजूद है, ना इनको हम आर्हीनियस और लॉरेंस ब्रोंस्टेड के नतीजे के नज़रियात इन चीज़ों को किसी भी एक क्लास में जो है वो डिवाइड नहीं करते। तो इनकी डिवीजन जो है ये सिर्फ लीविस एसिड और लीविस बेस कॉन्सेप्ट से पॉसिबल है। में मरकज़ी एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकता है वो एज आ एसिड काम करती है। सादा केटाइन्स जो हैं ये लीविस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। तमाम केटाइन में चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए ये लीविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। ये लीविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। अलबत्ता Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आइंस वगैरह की तरह केटाइन इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान बहुत कम रखते हैं, जबकि H पॉजिटिव और Al जो है पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव आइंस वगैरह इलेक्ट्रॉन कबूल करने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, लिहाजा ये लीविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। लीविस बेस, तो ये सारे के सारे जितने ऊपर कंपाउंड मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे लीविस एसिड्स हैं। लीविस बेसिस की बात करते हैं तो न्यूट्रल अशिया जो कम से कम इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर रखती हों, मसलन अमोनिया, अमीन्स, अमाइनोज वगैरह और अल्कोहल्स वगैरह जो हैं लीविस बेसिस के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर की हामिल होती हैं जो कि ट्रांसफरेबल होता है और एक दूसरी चीज़ को अपने साथ अटैच कर सकता है उस लोन पेयर की मदद से। नेगेटिव चार्ज अशिया या एनाइंस मसलन क्लोराइड्स हैं, साइनाइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स वगैरह जो हैं ये लीविस बेसिस के तौर पे काम करते हैं। Cn नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, तो ये क्या है एज आ बेस काम करते हैं। अब अगर एक ओवरऑल खुलासा कर लेते हैं हम नज़रियात का। आर्हीनियस जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है जी एसिड जो होती है वो चीज़ H पॉजिटिव देती है, जबकि बेस होती है वो H नेगेटिव देती है, और प्रोडक्ट जो होती है इसकी वाटर और पानी, साल्ट और वाटर बनता है इसके अंदर। नज़रिया ब्रोंस्टेड लोरी के अंदर H पॉजिटिव एसिड हमेशा देता है, जबकि बेस जो होती है वो H पॉजिटिव कबूल करती है, और प्रोडक्ट जो होती है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है। लीविस के नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एसिड हमेशा कबूल करता है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, और उसकी प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं। इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिड की आम खसूसियात। एसिड की आम खसूसियात जो है वो बाब के शुरू में बता दी गई हैं, जिसके अंदर इसका जायका तुश होता है, ये लिटमस पेपर क्या असर करता है, pH जो है इसकी हमेशा 7 से कम होती है। ये एसिड्स की जो है ये तबई खसूसियात हैं और कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं, और एज़ वेल एज़ इनको मसनूई तौर पे भी क्रिएट किया जा सकता है। मेटल्स के साथ रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की सबसे पहली है मेटल के साथ रिएक्शन। जब भी किसी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में होगा क्या, जो मेटल्स हैं मसला कि Na है, K है या Ca है, मेटल्स के साथ तेज़ी से रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, जबकि डाइल्यूट एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो है वो तेज़ी से रिएक्शन करेंगे और बड़ी तेज़ किस्म से जो है वो बुलबुलों की सूरत में या बबल्स की सूरत में गैस खारिज होगी, जिसको H2 कहते हैं। H2 गैस खारिज होगी और समटाइम्स ये रिएक्शन इतना तेज़ होता है कि इसके नतीजे में उस H2 को आग भी लग जाती है अगर कॉन्सनट्रेटेड रिएक्शन होता, कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता। जबकि डाइल्यूट एसिड्स जो हैं ये रिएक्शन करते हैं लेकिन स्पीड कम होती है, उसी हिसाब से बबल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन भी स्लो होती है। Zn+H2SO4 का जब भी रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में ZnSO4 बनेगा जमा H2 बन जाएगा। 2Al+6HCl का जब रिएक्शन होगा तो 2AlCl3+3H2 हमारे पास हासिल हो जाएगा। कार्बोनेट्स और अच्छा इसके अंदर देखें हुआ क्या, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो भी H2 है, H2 जितने होंगे उनको वैसे के वैसे, ये ऊपर वाले पहले रिएक्शन के अंदर Zn+H2SO4 है तो Zn जो है ये ZnSO4 हो जाएगा और H2 जो है ये रिलीज हो जाएगी। 2Al+6HCl है तो इसमें क्या होगा 2AlCl3 हो जाएगा,
यानी कि Cl जो है इसके 6 मॉलिक्यूल्स हो गए और एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, जबकि H2H जो है उसके 6 मॉलिक्यूल हैं H के, तो ये हो जाएंगे 3H2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6H। आगे आगे जी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से खारिज करते हैं। CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2, CO2 प्लस से H2। तो इस रिएक्शन में कार्बोनेट्स वाले रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों रिएक्शन के अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी और नतीजे में वाटर और सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर हम कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनेट के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम खारिज होगी, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाएंगे तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा खारिज होगी। बेसिस के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। बेसिस के साथ रिएक्शन की एक और वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। साल्ट बनाते हैं, एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और ये अमल हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड जो है, अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं H2SO4 के साथ तो कॉपर सल्फेट बनता है और हमारे पास वाटर बन जाता है। आगे सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। एसिड सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ये और इससे पिछला रिएक्शन, ये और कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स वाला रिएक्शन काफ़ी हद तक सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। CSO4 कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फाइड है, SO3 है जमा प्लस 2HCl, तो इसके नतीजे में CaCl2 बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा और H2। ये SO2 गैस है, ये इसमें से इस रिएक्शन से खारिज हो जाएगी। NaSO3 जो है, इसका जब रिएक्शन करोगे HCl के साथ तो नतीजे में NaCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, जब भी मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस खारिज होगी और जो है वो सॉल्ट बन जाएगा। एसिड के इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जो है ये फर्टिलाइज़र्स में, जैसे खादें वगैरह बनाने के लिए, जैसे अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट्स वगैरह हैं, ये बनाने के लिए, केमिकल्स मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाने के लिए जो है, इसके अलावा पटाखे वगैरह धमाका खेल अशिया बनाने के लिए, शूलियाँ पटाखे बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए और अद्वियात बनाने के लिए, और लीड स्टोरेज बैटरी में और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वो जो पानी सा होता है बैटरियों का, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ है जी नाइट्रिक एसिड, दूसरा एसिड है। ये एसिड जो है ये फर्टिलाइज़र्स जैसे अमोनिया की जितनी फर्टिलाइज़र्स हैं, ये नाइट्रेट्स वाली फर्टिलाइज़र हैं, नाइट्रोजनी खादें हैं जितनी, उनमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है बनाने में। पेंट्स, अद्वियात और कॉपर प्लेट्स पर नक्शा निगार करने के लिए भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। प्लेटों के ऊपर जो नक्शा निगार बनाए जाते हैं वो नक्शा निगार की क्रेविंग के लिए भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल है। इसके बाद है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल की सफाई खालों को रंगने और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड खुराक को महफूज बनाने में इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ एसिटिक एसिड जो है ये खुराक को खुश जायका और महफूज बनाने में इस्तेमाल होता है। खुराक को महफूज बनाने में बेंजोइक और एसिटिक एसिड दोनों इस्तेमाल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग। अगर कोई लिक्विड है या कोई स्वीटनर है उसको महफूज करना है तो उसके अंदर ज़्यादातर जितनी कैंडीज़ वगैरह या टाफ़ियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर बतौर बेंजोइक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जितने लिक्विड्स हैं जैसे हमारे मशरूब वगैरह हैं उनके अंदर एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं एज आ प्रिजर्वेटिव। इसके साथ साथ एसिटिक एसिड जो है ये क्योंकि हल्का का तेज़ाब होता है तो इसको भीड़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया था। खाने के तौर पे भी सिर्फ एसिटिक एसिड जो है यानी कि विनेगर उसको इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एसिड्स और उनके सोर्सेज यानी कि माखिज़ के ये वाले एसिड कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। सिट्रिक एसिड, जितने सिट्रस फल हैं हमारे, लीमू हैं, माल्टे हैं, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, फटे हुए दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ फॉर्मिक एसिड जो है ये शहद की मक्खियों और चींटियों के डंग में पाया जाता है, शहद की मक्खियों और चींटियों के डंग में। ब्यूटायरिक एसिड जो है ये बासी मक्खन में, जो स्मेली मक्खन होता है उसके अंदर पाया जाता है। टाटारिक एसिड जो है ये अंगूर, सीप या खटाई वाले जो हमारी हैं इनके अंदर, इमली वगैरह उसके अंदर पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है ये सेब के अंदर पाया जाता है। हल्का सा सेब जो है वो खाने के बाद आपको फील होगा, तो वो जो सेब के ऊपर से जब हम पानी पियेंगे तो हमें थोड़ी सी खटास सी महसूस होती है, वो सेब की खटास जो है ये मैलिक एसिड की एसिड। यूरिक एसिड हमारे पेशाब के अंदर पाया जाता है। यही यूरिक एसिड आजकल बहुत सारी बीमारियों का भी बाइस बन रहा है।
इसी तरीके से स्टीरिक एसिड जो है ये फैट्स में पाया जाता है। स्टीरिक एसिड जो है बेसिस की खसूसियात की अगर हम बात करें, तिबई खसूसियात जो है इसका स्टार्ट में हमने पढ़ लिया, छूने फिसलने में सूंद होती है, जायके पर कड़वे होते हैं, पीएच पेपर पे इनकी पीएच जो है उनकी 7 से मुशाबाह होती है, कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं और मसनूई तौर पे बनाए भी जा सकते हैं। बेसिस सबसे पहला रिएक्शन इसका एसिड के साथ रिएक्शन है जी। एसिड के साथ रिएक्शन बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और पानी बनाती है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम लोग अलग वीडियो में भी बना चुके हैं इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो इस वीडियो से नीचे मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के नतीजे में एसिड और बेस का रिएक्शन करके दिखाया है। जब भी हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसके नतीजे में पोटाशियम सल्फाइड बन जाता है, पोटाशियम सल्फेट बन जाता है और उसके साथ पानी बन जाता है, यानी कि सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस खारिज करती है, NH4Cl प्लस NaOH NaCl NH3 गैस। ये अमोनिया गैस जो है इसमें इस सिस्टम में से खारिज हो जाएगी और सॉल्ट और पानी जो है वो बाकी बच जाएंगे। ये अमोनियम सल्फेट है जी, इसका जब रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, NH3 बन जाएगा और पानी बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड्स की रसूखसादी बेसिस को जब हैवी मेटल्स मसलन कॉपर, आयरन, जिंक, लीड और कैल्शियम के सॉल्ट के सोल्यूशन में मिलाया जाता है तो इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स का रसूब यानी कि बना देती हैं। रसूब यानी कि प्रेसिपिटेशन, यानी कि उसके ऊपर फुटकियाँ सी बन जाती हैं। ये देखें जी, ये एक सॉल्ट, ये एक एसिड है क्यूपर सल्फेट। इसको जब हमने NaOH हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो सल्फेट्स ने क्या किया, ये कैल्शियम क्यूपर हाइड्रोक्साइड का रसूब यानी कि फुटकियाँ सी बन गई और साथ में सॉल्ट बन गया जो कि सॉल्युबल हो जाएगा सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक्वस सिस्टम के अंदर है यानी कि पानी के अंदर है तो ये पानी के अंदर हल रह जाएंगे। जिंक क्लोराइड है, इसका जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का रसूब बन जाएगा, फुटकियाँ बन जाएंगी और नीचे जो पानी होगा उसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो है ये हल शुदा होगा। आयरन क्लोराइड का जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है ये पानी में हल हो जाएगा। इसी तरीके से लीड नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ तो लीड हाइड्रोक्साइड का फुटकियाँ बन जाएंगी और सोडियम नाइट्रेट जो है ये पानी में हल रह जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद रसूब बन जाएगा, फुटकियाँ बन जाएंगी और NaCl साथ बन जाएगा। आयरन सल्फाइड का जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो N हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो सोडियम सल्फेट बन जाएगा पानी में शालशुदा। बेसिक इस्तेमालात की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने, एसिड रेन की वैसे मिट्टी की एसिडिटी वगैरह की यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जहाँ पर भी करनी होगी तो उसके अंदर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होता है। अल्कलाइन बैटरियों के अंदर जो है ये जिनकी बेसिक बैटरियाँ जो है उनके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है। ये मैदे की बीमारियों में जो वाइट कलर का सिरप हमें मिलता है मैदे के एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, उस सिरप के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये शहद की मक्खी के डंक के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आग बुझाने वाले फोमिंग एजेंट के अंदर फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो जो लाल डब्बे लटके होते हैं उसके अंदर कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कपड़ों से ग्रीस और इस तरह के मुश्किल दाग जो है उनको निकालने के लिए ब्लीच के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैदे की एसिडिटी मैदा खुराक को हजम करने के बाकायदे इसके केमिकल्स की रतूबत पैदा करता है। ये डाइजेशन नाइन्थ क्लास डाइजेशन के चैप्टर में ये वाली स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी कि डाइजेशन के दौरान एसिड्स कैसे खारिज होते हैं। ये केमिकल्स बुनियादी तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दूसरे साल्ट पर मुश्तमिल होते हैं। अगरचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव यहाँ होता है लेकिन मैदा इसके असरात से महफूज रहता है क्योंकि इसके अंदरूनी तह पर ऐसी सेल्स की तय होती है जो बेस पैदा करते हैं जो मैदे के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस एसिड का असल अहम काम इन निज़ाम के प्रोसेस में खुराक में मौजूद केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है। बस खुराक के बड़े मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और खुराक हजम हो जाती है। ये एसिड खुराक और मशरूब में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को भी मार देता है। ताहम बाज़ औक़ात मैदा बहुत ज़्यादा एसिड पैदा कर देता है या हम लोग अपनी खुराक अगर डाइट प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली खा लेते हैं तो जो मैदे की रिक्वायर्ड क्वांटिटी है एसिड की वो क्या आ जाती है, उस क्वांटिटी की जो है वो बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है एसिड बैक फ्लो मारना शुरू कर देता है।
जो मैदे के एसिडिटी का बायस बनता है, जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इस बीमारी की अलामत मैदे में जलन है। अक्सर औकात ये जलन छाती की तरफ फैल जाती है, जो सीने की जलन या चेस्ट बर्न कहलाती है। एसिडिटी से बचने के लिए ज़रूरी है ज़्यादा खाने से गुरेज करें। फैटी एसिड और मसालेदार खुराक की बजाय सादा खुराक जो है या उबली हुई चीज़ें जो है इस्तेमाल करें, कम नमक मिर्च के साथ। खुराक सादा और बाकायदगी से खाएं, यानी कि खाना खाने से तकरीबन 45 मिनट तक सीधी पोजीशन में रहें और लेटे ना। सोने के दौरान सर को थोड़ा सा तकिया रखें, सर को ऊंचा रखें। आर्ट इंडस्ट्री बनाने के लिए जो है वो वैक्स टैनिंग स्टेंसिल्स के जरिए किया जाता है। स्टेंसिल्स को ग्लास के इन हिस्सों में रखा जाता है जिन्हें एसिड से महफूज रखना होता है। ग्लास को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबाया जाता है। ग्लास के वाजे जो हैं वो हिस्सों को हासिल कर लेता है, इस पर नक्श बना देता है। ये प्रोसेस बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे आर्टिस्ट के जिस्म की जल्द के टिश्यू भी तबाह हो सकते हैं। अगरचे एसिड के साथ काम करना खतरनाक है, लेकिन केमिकल्स जो हैं केमिकल्स से बनाए गए जो नक्श नगार हैं वो बाकियों की निस्बत प्यारे भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। रिएक्शन जो ये जो नक्श नगार हैं जल्दी ख़त्म नहीं होते। नहीं जी, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एसिड्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम इन वीडियोस को कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।